हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो हमने कल इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया था और उसके तहत हमने जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि देखा था। उसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की थी कि किस किस एग्जाम के लिए और किस टाइप से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आज हम इसी सीरीज के तहत जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं। सेकंड चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एनर्जी, ऊर्जा, जो कि आज हम कवर करने वाले हैं। जो एनर्जी वाला पार्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि एनर्जी वाला जो पार्ट है ये राजस्थान की ज्योग्राफी में से सीधा कनेक्ट होता है। राजस्थान की ज्योग्राफी का जो ये चैप्टर है ना, देखिए कौन सा चैप्टर है। राजस्थान की ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा से सीधा कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है ना, गैर परंपरागत ऊर्जा से हमारा ये चैप्टर सीधा कनेक्ट होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा में जैसे कि हम 3-4 चीजें पढ़ते हैं। कौन सी चीजें पढ़ते हैं? वो तीन चार चीजें जैसे कि हम उन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर हम गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर हम पढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी में, जैसे कि सौर ऊर्जा। क्या पढ़ते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात करते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, बायोमास ऊर्जा। इसी टाइप से बायोमास ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोमास इन हाइड्रोजन। तो इस टाइप से ये जो चैप्टर है एनर्जी, उसमें हमारे इसमें जितने भी फैक्ट्स आते हैं ना वो अपडेट होके आते हैं। क्या होके आता है? इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का मीन्स यही है हमारा कि इस चैप्टर, अब ये चैप्टर उधर भी राजस्थान की ज्योग्राफी से सीधा कनेक्ट करता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर हम जैसे सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी जब हम पढ़ रहे हैं तो सोलर एनर्जी के जो फैक्ट हैं वो सीधे सीधे अपडेटेड जो फैक्ट है कि कितनी इसकी जो क्षमता है, कितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, या कितनी इसकी जो स्थापित क्षमता है, वहां पे ये अपडेटेड आंकड़े हर वर्ष इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। जो कि राजस्थान की ज्योग्राफी में जैसे हमने 1 साल पहले पढ़ी है या 2 साल पहले पढ़ी है, तो वो आंकड़े क्या हो जाते हैं? वो पुराने हो जाते हैं। एग्जाम में वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। एग्जाम में जो ज्योग्राफी है, राजस्थान ज्योग्राफी, उसको इकोनॉमिक सर्वे से कनेक्ट करके उसके क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जामिनर तो हमसे अपडेटेड जो फैक्ट है वो ही पूछता है, ना कि पुराने फैक्ट। तो यहाँ से हम उनको अपडेट कर सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो जैसे सोलर एनर्जी के जो फैक्ट है वो लिए जा सकते हैं। विंड एनर्जी है, जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से हम पवन ऊर्जा के जो जैसे इसकी भी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है या कितनी जो स्थापित एनर्जी है, इसके भी जो आंकड़े, या फिर नया कोई जो पवन ऊर्जा कोई पार्क खुला है या कोई भी इससे रिलेटेड कोई नया अपडेट हुआ है, कितनी ग्रोथ रेट हुई है इसकी लास्ट 1 साल में, वो सब हमें यहाँ से देखने को मिलती है। इसी टाइप से जो बायोमास एनर्जी है या ग्रीन हाइड्रोजन है, इसी टाइप से सौर ऊर्जा से रिलेटेड कोई नीति आई है, कोई भी सरकार ने न्यू पॉलिसी बनाई है, जितने भी अपडेटेड होते हैं यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे से हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मिला के। तो इस टाइप से हमने जो सेकंड चैप्टर है उसका जो एनर्जी वाला पार्ट, ऊर्जा वाला पार्ट लिया है। अब हम इसके अंदर जो भी देखने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। और ये सभी एग्जामों में, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे 4th ग्रेड हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में राजस्थान की ज्योग्राफी लग रही है और राजस्थान की ज्योग्राफी में भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और जो इकोनॉमिक सर्वे यदि डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली ये सभी फैक्ट हमारे काम आएंगे। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको पक्का मिलने वाला है। 100% आपको इन फैक्ट में से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स 100% का मीन्स है 100%। आपको 100% जो भी मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाऊंगी आपको इसी टाइप से इसको पढ़ाया जा रहा है कि राजस्थान की यदि आपके डायरेक्ट नहीं है ना ये इकोनॉमिक सर्वे आपके सिलेबस में,
तो इनडायरेक्ट रूप से आपके ये 100% काम में आने वाला है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं एनर्जी वाले चैप्टर को। तो एनर्जी वाले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसमें कुछ फ्लैगशिप योजनाएं भी दे रखी हैं, जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुसुम योजना, इस टाइप से इसमें कई सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं वो भी दी हुई है। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें काफी सारे फैक्ट दिए हुए हैं तो हमें इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस चैप्टर को सबसे पहले इसे फ्लैगशिप योजना से स्टार्ट करते हैं। तो वो फ्लैगशिप योजना कौन सी है? तो सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे फ्लैगशिप योजना से। और फ्लैगशिप योजना में भी जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ना, कौन सी योजना? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस फ्लैगशिप योजना को पढ़ने वाले हैं। और जो 25 फ्लैगशिप योजना है उनमें से एक ये है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें से हम देखेंगे सबसे पहले ये स्टार्ट कब हुई थी। तो ये योजना स्टार्ट हुई थी 13 मार्च 2024 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। 13 मार्च 2024 को ये योजना स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब हम देखेंगे जैसे नेक्स्ट जो प्रधानमंत्री जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें सरकार का क्या टारगेट है? इसमें सरकार का टारगेट है प्रत्येक घर को कितने यूनिट बिजली देना? प्रत्येक घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। क्या देना? 300 यूनिट फ्री बिजली, 300 यूनिट क्या देना? मुफ्त बिजली देना। मुफ्त बिजली देना किसको? प्रत्येक घर को। तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार ने क्या टारगेट किया कि भाई 1 करोड़ घरों पर क्या लगाएंगे? 1 करोड़ घरों पर फिर तो क्या करना पड़ेगा? सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो 1 करोड़ घरों पर मुफ्त बिजली देने के लिए सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने कहा कि भाई इस योजना के तहत हम जो 300 यूनिट बिजली है, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले हैं। लेकिन वो किस टाइप से देंगे? इसके लिए हम 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे। कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे। और अब ये 1 करोड़ घर है ना, इनमें से अब राजस्थान के लिए कितना टारगेट रखा है? हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 1 करोड़ घरों में हमारा जो राजस्थान स्टेट है इसके लिए हमने कितना टारगेट रखा है। तो राजस्थान के लिए रखा है हमने 5 लाख का टारगेट। कितने का? इन 1 करोड़ घरों में से हमारे जो राजस्थान स्टेट है, कौन सा? हमारा जो राजस्थान स्टेट है, इसके लिए हम 5 लाख, इसमें हम 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाएंगे। हमारे जो राजस्थान स्टेट है इसके लिए कितना टारगेट रखा है? 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने का टारगेट रखा है। अब हम देखेंगे जो सरकार है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, तो वो इसके लिए सोलर पैनल लगाने के लिए हमें कुछ फायदा दे रही है या नहीं। एक तो ये फ्लैगशिप योजना है, ये भी आपको नोट करना है। कैसी योजना है? 25 जो फ्लैगशिप योजना है ना, उनमें शामिल है ये फ्लैगशिप योजना है। अब इसके अतिरिक्त जैसे अब जो ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उसका क्या योगदान है? क्या वो हमें इसके लिए कुछ अनुदान दे रही है या इसके लिए हमें कुछ ऋण प्रदान कर रही है? तो क्या हमारी सरकार हमें किस टाइप से इसमें हेल्प कर रही है? तो क्या वो हमें किस टाइप से हेल्प कर रही है, ये देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे अनुदान। इसमें हम देखेंगे तो ये ऋण है ना, ऋण का पैसा कैसे होता है? क्या ये हमें वापस देना होता है ये लोन का पैसा, या सरकार हमसे वापस नहीं लेती है? तो जो लोन सरकार हमें देती है, इसका जो पैसा है हमें कुछ समय बाद वापस करना होता है। क्या करना होता है स्टूडेंट्स? वापस करना होता है। तो लोन का पैसा, ऋण का पैसा वापस करना होता है। लेकिन जैसे अनुदान, जो ग्रांट बोलते हैं इसे, जो अनुदान का जो पैसा है वो सरकार एक बार हमें दे देती है, तो हमें वापस नहीं करना होता। तो इस टाइप से सरकार इसके तहत हमें मैक्सिमम 2 लाख तक का ऋण देती है। मैक्सिमम कितने लाख तक का ऋण देती है? मैक्सिमम 2 लाख तक का ऋण प्रोवाइड कराती है।
अब ये ऋण कितनी ब्याज दर पर दिया जाता है? ये ऋण 6.75% इंटरेस्ट रेट पर, ब्याज दर पर हमें दिया जाता है। लगभग 6.75% ब्याज दर पर हमें ये पैसा दिया जाता है। और वो भी कैसे? इसमें एक छूट और दी गई है हमें, वो भी कैसे दिया हुआ है? वो भी बिना गिरवी रखे हुए, बिना किसी, नॉर्मली तो हम बैंक से जब लोन लेने जाते हैं, नॉर्मली जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। क्या रखना होता है? कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना होता है। लेकिन इसमें विदाउट कोलेटरल, बिना गिरवी रखे हमें ये लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत क्या करना होता है? बिना गिरवी रखे हुए, बिना गिरवी रखे हुए हमें क्या दिया जाता है? लोन दिया जाता है इसके तहत। अब जब हमने देखा इस टाइप से, तो हमने देखा कि सरकार हमें 2 लाख तक का मैक्सिमम इसके तहत ऋण प्रोवाइड कराती है, 6.75 इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कराती है। अब ये बिना गिरवी रखे हमें ये लोन दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें सरकार ग्रांट कितना देती है इसके तहत, जो अनुदान है वो कितना देती है। तो इसके तहत हमें मैक्सिमम 78,000, मैक्सिमम 78,000 जो ग्रांट है वो सरकार प्रोवाइड कराती है। और इसको भी 3 भागों में तोड़ के प्रोवाइड कराया जाता है, कि 3 टाइप से प्रोवाइड कराया जाता है। अब वो 3 टाइप कौन से हैं उनको देखने वाले हैं। वो 3 टाइप कौन से हैं? तो वो 3 टाइप है। जैसे यदि एक यूनिट से 300 यूनिट तक, कितने यूनिट तक? 300 यूनिट तक, 300 यूनिट तक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो कितने अनुदान मिलेगा? हमें अनुदान मिलेगा 300 यूनिट तक नहीं, इसमें आ जाएगा 150 यूनिट तक। कितने यूनिट तक? 150 यूनिट तक यदि हम बिजली उत्पादन करते हैं तो हमें अनुदान मिलेगा 30,000 तक, 30,000 तक। और 150 से 300 यूनिट बिजली पैदा करते हैं, कितनी? 150 to 300 यूनिट तक बिजली उत्पादन करते हैं तो हमें इसके तहत ग्रांट मिलेगा 30,000 से 60,000 के मध्य। कितना स्टूडेंट? 30,000 से 60,000 के मध्य। और यदि हम 300 यूनिट से अधिक बिजली बनाते हैं, कितनी? 300 यूनिट से अधिक बिजली बनाते हैं, 300 यूनिट प्लस, तो हमें तो हमें 78,000, इसमें कुछ वापस से हम इसे देखते हैं, वापस से हम इसे देखेंगे कि इसमें ना पहले इसके तहत तो फर्स्ट पॉइंट के तहत तो इसके तहत तो हमें 30,000 से 60,000 तक ग्रांट मिलता है। और सेकंड के तहत हमें मिलता है 60,000 से, इसके तहत हमें मिलेगा ना 60,000 से 78,000, कितना? 60,000 से 78,000 तक ग्रांट, और 300 यूनिट प्लस करने पर भी 78,000। तो हम वापस से देखते हैं, जो हमें जो ग्रांट है, अनुदान, वो 3 तरीके से मिलता है और मैक्सिमम 78,000 रुपए मिलता है। यदि हम 1 यूनिट से 150 यूनिट तक बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 3,000 से 78,000, 30,000 से 60,000 तक अनुदान मिलता है। यदि 150 से 300 यूनिट तक बिजली बनाते हैं तो 60,000 से 78,000 तक अनुदान मिलता है। और 300 यूनिट प्लस बिजली बनाते हैं तो 78,000 अनुदान मिलता है। मीन्स मैक्सिमम 78,000 ही अनुदान मिलता है, इससे ज्यादा अनुदान नहीं मिलता। तो ये देखिए, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यदि हम इसका करंट अपडेट देखें
तो चंडीगढ़ और दमन दीव, चंडीगढ़ और दमन दीव ऐसे दो राज्य हैं, चंडीगढ़ और दमन दीव, चंडीगढ़ और दमन दीव वापस से देखते हैं। जैसे करंट हम इसका देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं। अब इसके करंट में हम देखें जो चंडीगढ़ और दमन दीव है ना, चंडीगढ़ और दमन दीव, चंडीगढ़ और दमन दीव, चंडीगढ़ और दमन दीव दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, दो क्या है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी 100% सभी जो सरकारी भवन है ना, सभी सरकारी भवनों पर, सभी सरकारी जो भवन है उन पर क्या है 100% क्या हो चुका, 100% इनका इन पर इनके जो रूफटॉप पे सोलर पैनल लग चुके, क्या लग चुके, इन पर सोलर पैनल लग चुके। तो 100% जो भवन है ना चंडीगढ़ और दमन दीव दोनों यूटीज में 100% सरकारी भवनों पर क्या लग चुके, सोलर पैनल लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा देखें तो हमें इसमें जो पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन, किसकी परफॉर्मेंस है, पहले स्थान पे इसमें गुजरात है, पहले स्थान पे गुजरात, फिर है इसमें महाराष्ट्र, पहले स्थान पर है इसमें, पहले स्थान पर है इसमें, फर्स्ट स्थान पर महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, फिर है गुजरात, महाराष्ट्र फिर है सेकंड पर है गुजरात, और उसके बाद है यूपी, क्या है थर्ड पर है यूपी, थर्ड पर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और जो राजस्थान है हमारे लिए तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राजस्थान है इसमें 5वें स्थान पर। तो राजस्थान की परफॉर्मेंस कौन से स्थान पर है, राजस्थान है 5th स्थान पर। तो हमारे लिए राजस्थान का ही सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर यूपी और 5वें स्थान पर राजस्थान है। और इसमें अभी तक 31 मार्च 2025 तक, कब तक 31 मार्च 2025 तक, कब तक 31 मार्च 2025 तक, 31 मार्च 2025 तक इसमें जो 10 लाख घर हैं, 10 लाख घरों पर सोलर पैनल लगा दिया गया है। कितने घरों पर, 10 लाख घरों पर। तो इस टाइप से हमने ये योजना कवर की। एक बार वापस से इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लैगशिप योजना इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देना जरूरी था। तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये 13 मार्च 2024 को स्टार्ट हुई है। इसके तहत क्या हुआ है, इसके तहत सरकार का टारगेट था 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, और उसके लिए 1 करोड़ घरों पर क्या लगाए गए, सोलर पैनल लगाए गए। और राजस्थान में टारगेट रखा गया है 5 लाख सोलर पैनल लगाने का। राजस्थान में कितना टारगेट रखा गया, 5 लाख सोलर पैनल लगाने का। इसके अलावा जो सरकार है, सरकार इसमें क्या हेल्प कर रही है, सरकार ऋण के रूप में मैक्सिमम 2 लाख रुपए प्रोवाइड करवा रही है 6.75 ब्याज दर पर। और इसके अलावा बिना गिरवी रखे, बिना कुछ चीज गिरवी रखे ये पैसे हमें मिलेंगे ऋण के रूप में। और अनुदान ग्रांट के रूप में हमें मैक्सिमम 78,000 पैसे प्रोवाइड करवा रही है। इसमें भी 1 यूनिट से 150 यूनिट तक तो हमें 30,000 से 60,000 रुपए अनुदान मिलेगा। 150 से 300 यूनिट तक 60 से 78,000 अनुदान मिलेगा। 300 यूनिट से ज्यादा प्रोड्यूस करने पर भी हमें 78,000 अनुदान ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो यहाँ पे ग्रांट है वो 78,000 ही है। अब हमने देखा इसके जो करंट अपडेट है वो देखते हैं। 31 मार्च 2025 तक जो सरकार है वो 10 लाख घरों पर क्या लगा चुकी, सोलर पैनल लगा चुकी। क्योंकि 1 करोड़ घरों का टारगेट है तो उसमें से 10 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। अब हम देखेंगे इस योजना में पहले स्थान पे महाराष्ट्र, गुजरात, तीसरे स्थान पे यूपी, और जो राजस्थान राज्य है वो है 5वें स्थान पर। राजस्थान कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। इसके अलावा चंडीगढ़ और दमन दीव, कौन से, चंडीगढ़ और दमन दीव 2 ऐसे यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं
जिनके 100% 100% घरों पर क्या लग चुके, 100% सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लग चुके। तो चंडीगढ़ और दमन दीव दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है, कैसे केंद्र शासित प्रदेश है, जिनके 100% सभी सरकारी भवनों पर, सभी गवर्नमेंटल जो भी रेजिडेंस है उन सभी पर क्या लग चुके, सोलर पैनल लग चुके। इस टाइप से जो हमने ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि सरकार की 25 फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है, उसको अच्छे से कवर किया है डिटेल में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो एनर्जी टॉपिक हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो अब इसके बारे में कुछ फैक्चुअल नॉलेज है वो हमें जाननी है। वो है जैसे लक्ष्य 2030 तक क्या लक्ष्य रखा है सरकार ने कि कृषि क्षेत्र की जो ऊर्जा क्षमता का कम से कम 50% सौर ऊर्जा से प्राप्त करना है। क्या करना है, लक्ष्य 2030 तक क्या रखा है, 2030 तक सरकार ने रखा है कि कृषि क्षेत्र की जो ऊर्जा है, कृषि क्षेत्र में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका कम से कम 50% हमें किससे प्रोड्यूस करना है, सौर ऊर्जा से प्रोड्यूस करना है, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करना है। तो सरकार ने 2030 तक के लिए ये टारगेट रखा है। अब हम आगे देखते हैं, अब जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, जो हमारी एनर्जी है, हमारा टोटल जो ऊर्जा है उसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, इसे हम इंस्टॉल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टॉल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। जो हमारी जितनी क्षमता है ना ऊर्जा प्रोड्यूस करने की, उसे बोलते हैं अधिष्ठापित क्षमता, इंस्टॉल्ड एनर्जी। तो उसमें अधिष्ठापित क्षमता जो टोटल है हमारी 26,325.19 मेगावाट है। अब हमें इसे आप लगभग में याद कर सकते हैं, 26,325 मेगावाट आपको याद करना है। क्या याद करना है स्टूडेंट्स, हमारी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 26,325 मेगावाट। आपको यही आंकड़ा याद करना है, पॉइंट के बाद का आप नहीं याद करेंगे। क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का नहीं याद करना है, पॉइंट से पहले का ही याद करना है। तो हमारी जो इंस्टॉल्ड एनर्जी है वो टोटल कितनी है, वो है 26,325 मेगावाट। ये जो फैक्ट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसे याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी कितनी है, अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 26,325 मेगावाट। कितनी, 26,325 मेगावाट। अब हम देखेंगे इसमें जो 26,300 मेगावाट हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी है, टोटल अधिष्ठापित क्षमता है ऊर्जा की। अब इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फिर किसका है, तो इसमें सीरियल वाइज देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, सबसे ज्यादा योगदान है तापीय ऊर्जा का। किसका है, तापीय ऊर्जा का। तापीय ऊर्जा क्या होती है, तापीय ऊर्जा होती है जैसे जो कोयले से बनती है उसका सबसे ज्यादा योगदान है, इसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं, तापीय ऊर्जा। दूसरे स्थान पे इसमें योगदान है सौर ऊर्जा का, उसके बाद है पवन ऊर्जा का, इसके बाद हाइड्रो और जो अन्य ऊर्जाएं होती है उनका योगदान है। तो सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा का योगदान है इसमें। जो थर्मल एनर्जी है ना, जो अधिष्ठापित क्षमता है उसमें फर्स्ट स्थान किसका है, तापीय ऊर्जा का। किसका, तापीय ऊर्जा का 7,830 मेगावाट। कितना है, 7,830 मेगावाट। यहाँ पे ये आंकड़े जो सर्वे में दे रखे हैं ये दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हमें दिए हुए हैं। इसी टाइप से सेकंड नंबर किसका है, इसमें सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा इसमें भी 5,482.66 है, आपको ये 5,482 ही याद रखना है। तो सौर ऊर्जा की क्षमता है इसमें 5,482 मेगावाट। ये भी दिसंबर 2024 तक, क्योंकि हम दिसंबर 2024 तक के ही फैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं। तो सौर ऊर्जा की क्षमता है इसमें 5,482। अब जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा का थर्ड स्थान पर है इसमें, वो है पवन ऊर्जा क्षमता 4414 याद करना है। कितना, 4414 आपको इसमें याद करना है मेगावाट। इसके बाद जैसे राजस्थान में जो पवन और सौर ऊर्जा है, पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 37.59% भाग है। तो आपको इसे लगभग में याद कर सकते हैं, लगभग 38%। कितना, लगभग 38%।
क्योंकि इतने सारे आंकड़ों को एग्जैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम उसे लगभग में भी याद कर ले तो हमारा काम बन जाता है। तो इस टाइप से हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा जो 2030 तक सरकार ने टारगेट रखा है कि कृषि क्षेत्र की ऊर्जा का 50% हमें कहां से प्राप्त करना है, सोलर एनर्जी से प्राप्त करना है। कब तक, 2030 तक प्राप्त करना है। इसके बाद हमने सबसे पहले देखा जो हमारी टोटल ऊर्जा है, हमारी टोटल जो अधिष्ठापित क्षमता है ऊर्जा की, वो कितनी है। टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी हमारी 26,325 मेगावाट हमने देखी। कितनी देखी, 26,325 मेगावाट देखी। अब हमें देखना होगा जो 26,325 मेगावाट है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फिर सेकंड स्थान पे किसका योगदान है और थर्ड स्थान पर किसका योगदान है। तो पहले स्थान पर जो थर्मल एनर्जी है, जो तापीय ऊर्जा है, उसका सबसे ज्यादा योगदान है। फिर सेकंड स्थान पर जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, उसका सबसे ज्यादा योगदान है। और थर्ड स्थान पर देखें तो तीसरे स्थान पर जो विंड एनर्जी है, जो पवन ऊर्जा है, उसका तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा योगदान है। तो इस टाइप से अब योगदान कितना है, जैसे तापीय ऊर्जा का तो 7,830 मेगावाट है, सौर ऊर्जा का 5,482 मेगावाट है और पवन ऊर्जा का 4414 मेगावाट है। तो ये तीनों फैक्ट याद करने हैं और अधिष्ठापित क्षमता कितनी है वो भी देखनी है। आप इसे वापस से रिकॉल कर सकते हैं कि जो सरकार ने क्या टारगेट रखा, 2030 तक जो कृषि में जो एनर्जी यूज होती है, 2030 तक जो कृषि में जो एनर्जी यूज होती है उसका 50% हमें किससे प्राप्त करना है, उसका 50% हमें सोलर ऊर्जा से प्राप्त करना है। किससे, सोलर ऊर्जा से प्राप्त करना है, सोलर ऊर्जा से प्राप्त करना है उसका 50% 2030 तक। इसके बाद हमने देखा जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, उसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, अधिष्ठापित क्षमता इंस्टॉल्ड एनर्जी टोटल कितनी है, मींस जो कुल क्षमता है वो कितनी है। तो उसकी कुल क्षमता है अधिष्ठापित क्षमता, तो हमने देखी 26,325 मेगावाट। कितनी, 26,325 मेगावाट टोटल अधिष्ठापित क्षमता है। अब इसमें भी हमें तीन फैक्ट देखने थे, इसमें भी हमने तीन फैक्ट देखे थे, वो थे सबसे ज्यादा योगदान है इसमें तापीय ऊर्जा का। किसका, तापीय ऊर्जा का, थर्मल एनर्जी का सबसे ज्यादा योगदान है। उसके बाद इसमें योगदान है सौर ऊर्जा का। किसका स्टूडेंट, सौर ऊर्जा का योगदान है। और थर्ड स्थान पे किसका है, पवन ऊर्जा का योगदान है। अब इनके जो फैक्ट्स है, कितना कितना योगदान है वो भी आपको याद करना है। तो इस टाइप से हमने यहाँ तक कवर किया है, इस टाइप से हमने कहां तक कवर किया है, यहां तक कवर किया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इस टाइप से हमने ये कवर किया और लिख के भी वापस इसको देख ले, 26,325 मेगावाट, इसमें सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा, और तापीय ऊर्जा में भी सबसे ज्यादा योगदान जैसे 7,830 तापीय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का 5,422 मेगावाट और पवन ऊर्जा का 4,414 मेगावाट। ये तीनों फैक्ट अच्छे से याद करने, इसलिए मैं इनको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। अब हम देखते हैं जैसे राजस्थान में जो पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का कितना परसेंट भाग है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर कुल स्थापित क्षमता का 38% भाग है। कितना भाग है, 38% भाग है, लगभग 38% भाग है। तो ये सही है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखेंगे जो ऊर्जा का जो उत्पादन होता है, जो ऊर्जा का हमारे इधर उत्पादन होता है, तो ऊर्जा का कितना उत्पादन होता है हम ये देखेंगे। ऊर्जा का उत्पादन, कुल ऊर्जा उत्पादन की संकलित वार्षिक वृद्धि दर, यहाँ पे हमें मेन जो फैक्ट दिया हुआ है वो क्या है, हमें देखना है जो हमारी टोटल जो वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। जैसे हमने कुल ऊर्जा उत्पादन की, अब उसमें वार्षिक वृद्धि दर कितनी निकल के आई, हमें ये देखना है। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि हमारी जो ऊर्जा है उसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो 4.08%, कितनी है स्टूडेंट्स, 4.08% हमारी इसमें क्या है, ग्रोथ रेट है। 4.0% क्या है हमारी इसमें ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर। ऊर्जा की वृद्धि दर कितनी है,
4.08%। ये फैक्ट आपको इस टाइप से याद करना है। इसके बाद ये जैसे 2020-21 से 23-24 का जब हम देखते हैं ना, अनुमान लगाते हैं, तब हमें 4.08% ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं जैसे अब इस ग्रोथ रेट में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किस में देखने को मिलती है, तो इसमें भी हमें सबसे ज्यादा वृद्धि सौर ऊर्जा में, उसके बाद पवन ऊर्जा में देखने को मिलती है। तो जो हमारी जो ग्रोथ रेट आई है, वृद्धि दर आई है 4.08%, इसमें भी हमें सबसे ज्यादा वृद्धि किस में देखने को मिली है, सौर ऊर्जा में, कितनी 20.57%, और पवन ऊर्जा में भी 5% से अधिक, मीन्स 5.30% वृद्धि देखने को मिली है। अब हमने जैसे हम ये फैक्ट देख रहे थे, तो हम ये देख रहे थे, तो हमने देखा था जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 26,325 मेगावाट, फिर इसमें पहले दो स्थान पे तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब हम देख रहे हैं जैसे ऊर्जा की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है, जो वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी है। तो वार्षिक वृद्धि दर कितनी देखी है हमने, वार्षिक वृद्धि दर हमने देखी है 4.08%। कितनी, 4.08% देखी है। अब इस 4.08% में भी हमने दो चीजें देखी कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है, सबसे ज्यादा सोलर का, और सेकंड स्थान पे किसका योगदान है, सबसे ज्यादा तो किसका योगदान है, सौर ऊर्जा का योगदान है, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का योगदान है। और दूसरे स्थान पर किसका योगदान है, पवन ऊर्जा का योगदान है। किसका योगदान है, पवन ऊर्जा का योगदान है। तो इस टाइप से हमने देखा वार्षिक वृद्धि दर हमारी 4.08% आई, और उसमें भी सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा योगदान है, और सेकंड स्थान पर पवन ऊर्जा का योगदान है। सौर ऊर्जा का तो 20% और पवन ऊर्जा का कितना है, पवन ऊर्जा का है 5% प्लस, सौर ऊर्जा का तो 20% के लगभग, मीन्स 20.57%, और पवन ऊर्जा का 5.30%। तो इस टाइप से हमने वार्षिक वृद्धि दर देखी इसकी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, अब जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता हमने देखी थी, जो ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता हमने कितने देखी थी, 26,325 मेगावाट। कितनी, 26,325 मेगावाट हमने ऊर्जा की इंस्टॉल्ड एनर्जी देखी थी, अधिष्ठापित क्षमता देखी थी। अब इसमें से ये देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर जो प्राइवेट कंपनीज है वो। तो इसमें हम देखने वाले हैं जैसे राज्य सरकार कितनी, इसमें से कितनी बिजली प्रोड्यूस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी कर रही है, और जो निजी क्षेत्र वो कितनी कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट को हम देखें तो 35%, मीन्स लगभग 36%, 35% 0.89%, लगभग 36% भी इसे हम लिख सकते हैं। तो इतनी तो राज्य सरकार प्रोड्यूस कर रही है परसेंट में देखे तो, और स्टेट यदि केंद्र सरकार का देखे तो ये 11% के लगभग बिजली उत्पादन कर रही है इसमें से। और यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा निजी क्षेत्र और बायोमास सौर ऊर्जा परियोजनाओं से, या फिर RREC या RSMML है ना, तो ये कितनी कर रहा है, सबसे ज्यादा 52% ऊर्जा जो अधिष्ठापित क्षमता, इसमें से सबसे ज्यादा ये वाला जो क्षेत्र है ना, निजी क्षेत्र या फिर कुछ परियोजना है, या फिर RREC या RSMML, ये सब मिलके सबसे ज्यादा 52% ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। और दूसरे स्थान पर स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, और सबसे कम योगदान किसका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सबसे कम योगदान है, कितना परसेंट, 11%। तो हमें परसेंट में इसमें से ज्यादा याद रखना है। और आप इसे भी देख सकते हैं, जैसे ये तो 9,443 मेगावाट स्टेट गवर्नमेंट, और 3113 मतलब 3,113 केंद्र सरकार, और जो निजी है इससे 13,763 मेगावाट क्या हो रही है, बिजली प्रोड्यूस हो रही है। तो हमें देखना है, जैसे फर्स्ट से हम इसे देख लेते हैं, तो इसे हम देखेंगे, हमने जैसे हम इस पे चर्चा कर रहे थे, हम जब इसे देख रहे थे तो हमने देखा कि राजस्थान में जैसे 26,325 मेगावाट क्या है, टोटल अधिष्ठापित क्षमता है, कितनी, 26,325 मेगावाट
हमारी टोटल अधिष्ठापित क्षमता देखी थी इसमें। अब हम इसमें देखें कि सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो सबसे ज्यादा जो निजी क्षेत्र की परियोजनाएं है ना, सबसे ज्यादा जो निजी क्षेत्र की जैसे परियोजनाएं हैं या निजी जो कंपनियां हैं, उनसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादित हो रही है, लगभग 52% के आसपास। उसके बाद जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार, वो प्रोड्यूस कर रही है। और तीसरे स्थान पर आएगी हमारी सेंटर गवर्नमेंट तीसरे स्थान पर आएगी। तो इस टाइप से हम ऐसे भी देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर कौन है, उसके बाद इनका जो परसेंटेज है वो भी याद कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें आपको एक एक फैक्ट बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो परसेंट पहले स्थान पर 52%, दूसरे स्थान पर 36% और तीसरे स्थान पर 11%। और मेगावाट में भी याद कर सकते हैं 9446 मेगावाट, केंद्र सरकार की 3113 मेगावाट और निजी क्षेत्र से 13763 मेगावाट। इस टाइप से आपको इन तीनों को याद करना है। इसके बाद जो हमारा प्रसारण तंत्र है, जैसे एक जगह से जो दूसरी जगह जो बिजली जाती है, एक खंबे से जो दूसरे खंबे पे जो बिजली जा रही है, तो टोटल प्रसारण तंत्र की बात की हुई है यहाँ पे। किसकी? टोटल जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसकी बात की हुई है कि राजस्थान में जो हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कैसा है। तो इसमें राज्य में कुल EHV जो प्रसारण नेटवर्क है, जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, वो कितना है? 44,638 सर्किट किलोमीटर। तो आपको ये याद रखना है, इसमें से जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कितना है? 44,638 सर्किट किलोमीटर। इसको वापिस से लिख के देखना है, कितना? 44,638 सर्किट किलोमीटर। कितना? 44,638 सर्किट किलोमीटर। क्या है? हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है, जो पूरा प्रसारण नेटवर्क है राजस्थान में, वो कितना है? 44,638 सर्किट किलोमीटर। और ये कब तक के आंकड़े हैं? ये वही 2016-17 से ये हमारे दिसंबर 2024 के आंकड़े हैं, 44,638 सर्किट किलोमीटर। और यदि हम ग्रोथ रेट देखें इसमें लास्ट ईयर के मुकाबले 2016-17 से दिसंबर 2024 तक ग्रोथ रेट देखें तो वो कितनी है? वो है 26.72%। इसमें ग्रोथ रेट कितनी देखने को मिलती है हमें? 26। इसमें ग्रोथ रेट 23.72%। तो ग्रोथ रेट कितनी आई है? इसमें वृद्धि दर कितनी हुई है? 2016-17 से दिसंबर 2024 के मध्य जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है वो कितनी मिली है? वो मिली है 23% के आसपास। कितनी? लगभग 23%। 23.72% हमें जो हमारा प्रसारण तंत्र है, जो हमारे बिजली का जो नेटवर्क है, उसमें जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। तो इस टाइप से हमने जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है वो भी देख लिया, 44,638 सर्किट किलोमीटर का है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि अब हम योजनाओं पे आ जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा के हम कई सारे फैक्ट्स देख चुके हैं और जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वो उनमें से एक एक फैक्ट आपको याद करना है, वापस से उनको कल की क्लास में वापस से रिवाइज कर लेंगे और एक बार क्लास के एंड में कर लेंगे। तो अब हमने जो योजनाएं इसमें दे रखी थी उसमें से एक ही फ्लैगशिप योजना कवर कर चुके, मुख्य जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है वो कवर कर चुके, और कुसुम योजना है वो भी काफी बड़ी है, उसको बाद में कवर करेंगे। पहले हम कवर करते हैं जो ये कुछ छोटी छोटी योजनाएं दे रखी हैं, वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। अब जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है ये दो तरह से दी हुई है। एक तो जो कृषि में के लिए इसमें जो ग्रांट दिया जाता है, एक तो कृषि के लिए योजना चला रखी है, कृषि के लिए कितना अनुदान दिया जाता है बिजली में, और जो घरेलू अनुदान कितना दिया जाता है, जो एक तो जो एग्रीकल्चर यूज के लिए कितना अनुदान दिया जाता है, और दूसरी योजना है इसी नाम से जो डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू यूज के लिए हम बिजली यूज करते हैं, उसमें कितना ग्रांट सरकार ने दिया हुआ है। तो हमने ये जैसे देखा मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के लिए, किसके लिए? एग्रीकल्चर, इसमें कितना ग्रांट दे हुआ है ये देखेंगे, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। अब जो बजट 2024-25 है, इसमें जैसे मुख्यमंत्री जो किसान मित्र योजना चलाई थी, बजट तो जो 2023-24 था उसमें कौन सी योजना चलाई थी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसके तहत सरकार ने डिसाइड किया था कि किसानों को क्या करेंगे, एक हजार मतलब 1,000 पर मंथ के हिसाब से देंगे,
और 12 महीने में कितने हो गए, 12,000 रुपए देंगे। किसके लिए, बिजली के लिए। तो इसमें बजट 2023-24 में जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना आई थी, उसमें जो कृषि उपभोक्ता था, जो एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर था, उसको 1,000 रुपए पर मंथ देने की बात कही गई थी और वर्ष में अधिकतम 12,000 की बात की गई थी, को इस योजना के साथ मिला दिया गया है। तो ये योजना पहले चल रही थी, अब इस योजना को भी इसी में ही मिला दिया। अब सरकार ने कहा कि भाई हम 2,000 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली देंगे। कितनी, 2,000 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। और यदि आप 2,000 यूनिट प्रति माह से अधिक बिजली खर्च करते हो तो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस महाविशेष में आपको 1,000 रुपए की सब्सिडी भी देंगे। इसमें योजना को वापिस से आप समझे अच्छे से, इसमें क्या दिया हुआ है, जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है ना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री जो निशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जो बिजली योजना है, इसमें आपको देखना है, इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना में। तो इसमें हम देखेंगे जब ये योजना स्टार्ट की गई थी ना, तो ये सबसे पहले हम एग्रीकल्चर यूज के लिए, कृषि अनुदान के लिए, कृषि अनुदान के लिए हम देख रहे हैं। तो पहले योजना कौन सी चल रही थी, पहले चल रही थी एक योजना, कौन सी, जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना चल रही थी। कौन सी, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना चल रही थी। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना चल रही थी पहले। मुख्यमंत्री किसान मित्र जो योजना चल रही थी ना, उसमें क्या करते थे, उसमें जो कृषि का जो उपभोक्ता था उसको पर मंथ कितने पैसे देते थे, पर मंथ 1,000 रुपए, पर मंथ 1,000 रुपए प्रति माह देते थे। क्या करते थे, पर मंथ 1,000 रुपए देते थे और साल में मैक्सिमम, साल में 12 माह में 12,000 रुपए, 12 मंथ में कितने पैसे मिलते थे, 12 महीने में 12,000 रुपए, 12 महीने में 12,000 रुपए इसके तहत देते थे। तो 12 महीने में, तो ये जो योजना थी मुख्यमंत्री जो किसान मित्र योजना थी, उसको क्या कर दिया, उसको इसी में ही मर्ज कर दिया। जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना चलाई गई थी उसी में ही इस योजना को भी मर्ज कर दिया। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया, तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया उसे हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा जोड़ा गया है वो क्या है, वो क्या है, हमें उसे देखना होगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है, तो इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा जो जोड़ा गया है उसे थोड़ा देख लेते हैं वो क्या है। तो वो है, जैसे इस योजना में जोड़ा गया है, इसके तहत जो सरकार है ना वो क्या करेगी, 2,000 रुपए देगी। क्या देगी, पर मंथ 2,000 रुपए नहीं, 2,000 यूनिट बिजली देगी, 2,000 यूनिट बिजली फ्री देगी। 2,000 जो यूनिट बिजली फ्री देगी, इसके तहत सरकार हमें 2,000 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी पर मंथ। लेकिन हाँ ये बोला है कि भाई 2,000 यूनिट बिजली हमें आपको पर मंथ क्या देंगे, निशुल्क देंगे। और यदि आप 2,000 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हो तो क्या होगा, तो आपको क्या करेंगे, जो ये मुख्यमंत्री निशुल्क, जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत आपको 1,000 रुपए सब्सिडी मिल रही थी, पर मंथ आपको 1,000 रुपए ग्रांट के रूप में जो मिल रहा था उसको भी दे देंगे। क्या देंगे, यदि आपने 2,000 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की, 2,000 यूनिट प्लस बिजली खर्च की, तो आपको मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत जो 1,000 रुपए जो सब्सिडी मिल रही थी, जो अनुदान मिल रहा था, वो आपको देंगे। तो इस टाइप से हमने देखा मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, कृषि अनुदान के लिए हम देखिए इसमें 2,000 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी और 2,000 यूनिट प्रति माह से अधिक खर्च करने पर मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत उस महाविशेष में आपको 1,000 रुपए की क्या मिलेगी, सब्सिडी। अब हम देखते हैं जो दूसरी योजना है, दूसरी जो योजना है, जैसे हमने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के लिए देखी थी, अभी तक तो हमने ये किसके लिए देखी थी, कृषि के लिए देखी थी। अब हम जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है, यदि हम इसे घरेलू अनुदान के रूप में, मींस डोमेस्टिक यूज के लिए देखें, यदि हम इसे डोमेस्टिक यूज के लिए देखें
जो मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना है ना, निशुल्क बिजली योजना, यदि हम इसे घरेलू अनुदान के रूप में देखें, किसके रूप में? घरेलू अनुदान के रूप में देखें, घरेलू अनुदान के रूप में यदि हम इसे देखें तो घरेलू अनुदान के रूप में क्या फायदा मिल रहा है इसमें? डोमेस्टिक यूज के लिए सरकार हमें कितनी बिजली मुफ्त दे रही है? तो डोमेस्टिक यूज के लिए सरकार हमें पर महीने कितनी बिजली मुफ्त दे रही है? 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। कितनी? 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती है हमें प्रति माह इस योजना के तहत। और 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करते हो, मीन्स 200 यूनिट तक आप खर्च करते हो, 200 यूनिट से तक आप खर्च करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 200 यूनिट तक आप खर्च करते हो तो आपके ऊपर कुछ फिक्स्ड चार्जेज लगेंगे। क्या लगेगा? कुछ फिक्स्ड चार्जेज लगेंगे। लेकिन आप यदि 200 यूनिट से भी ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हो तो क्या होगा? पहले जो 100 यूनिट बिजली थी वो तो आपको फ्री मिलेगी, और बाकी की जो आपने एक्स्ट्रा बिजली खर्च करी है उसकी जो नॉर्मल जो आप पे करते थे बिजली यूज के लिए पर यूनिट के हिसाब से आपको बिजली का बिल देना होगा। तो इस टाइप से हमने देखा मुख्यमंत्री जो निशुल्क योजना जो घरेलू अनुदान के लिए जो यूज की थी उसको कवर किया। तो मुख्यमंत्री जो ये निशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए जो इसको हम देख रहे थे उसमें हम देखेंगे 100 यूनिट बिजली तो क्या मिल रही है? मुफ्त मिल रही है। इसके तहत जो 100 यूनिट बिजली है वो तो हमें फ्री मिल रही है। यदि 100 यूनिट से ज्यादा हमने 200 यूनिट तक खर्च किया तो पहले 100 यूनिट के लिए तो विद्युत शुल्क और फिक्स्ड चार्ज और नगरीय उपकर के बिल में छूट मिलेगी। लेकिन आपने 200 यूनिट से ज्यादा खर्च कर दिया, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च कर दिया तो पहले 100 यूनिट ही मुफ्त मिलेंगे, बाकी का आपको जो अन्य शुल्क जो उपभोक्ता द्वारा दिया जाता है वो देना पड़ेगा। तो ये हुई मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान के लिए। अब हम देखते हैं जैसे बजट तो जो आया था ना 2025-26 का, इस बार का बजट है, इसमें जो 100 यूनिट बिजली हमें मुफ्त दे रहे थे ना उसकी जगह 150 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई। जो हमारा बजट आया था न्यू बजट 2025-26, इसमें क्या घोषणा की गई है? इसमें घोषणा की गई है कि अब तक तो हमें 100 यूनिट डोमेस्टिक यूज के लिए बिजली मुफ्त मिल रही थी, इसमें घोषणा की गई है कि हम आपको 150 यूनिट तक 150 यूनिट तक क्या करेंगे? मुफ्त बिजली देंगे, देने की घोषणा की है। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जो अक्षय ऊर्जा है उससे रिलेटेड। तो अक्षय ऊर्जा में हम जैसे रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में हम देखेंगे इसके लिए हमने एक संस्था स्थापित की हुई है राजस्थान में, RRECL। कौन सी? RRECL। ये जो RRECL इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये RRECL है, इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में हुई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अब ये जो RRECL है राजस्थान में जो हम गैर परंपरागत स्रोतों से जो ऊर्जा उत्पादन करते हैं वो उसके लिए क्या है? स्टेट में नोडल एजेंसी का काम करती है। किसका काम करती है? नोडल एजेंसी का काम करती है। गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में ये स्टेट में नोडल एजेंसी का काम करती है। तो यह एजेंसी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने में क्या करती है? के लिए कार्यरत है। और RRECL भारत सरकार के जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कि राज्य में क्या है? नोडल एजेंसी है। जो केंद्र सरकार में अक्षय ऊर्जा के लिए रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए कौन काम करती है? उसके लिए मिनिस्ट्री काम करती है, वो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो स्टेट में इसके तहत नोडल एजेंसी कौन सी है? स्टेट में इसके तहत नोडल एजेंसी है ये है जो RRECL है, RRECL राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो स्टेट में ये देखती है। अब इसकी स्थापना हुई है सन 2002 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 2002 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो सौर ऊर्जा उत्पादन है, क्या? सौर ऊर्जा उत्पादन को देखेंगे हम। जो हमारे यहाँ पे जो राजस्थान है सूर्य ऊर्जा के लिए जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर से हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसके लिए सबसे
अच्छा जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सूर्य का प्रकाश मिलता है 325 जो वर्ष में 325 दिन से भी अधिक, कितने, लगभग 325 दिन से भी अधिक, हमारे यहाँ पे 325 दिन से भी अधिक क्या होती है, जो सूर्य है वो चमकता है। कौन, जैसे अरुणाचल प्रदेश में या फिर और जो ठंडे इलाके हैं वहां पे आप जाओगे तो आपको वर्ष में 325 दिन सूर्य नहीं दिखेगा। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसमें जो मरुस्थल की वजह से आपको बंजर या अनुपयोगी भूमि की उपलब्धता भी खूब मिलेगी। कैसी, बंजर भूमि भी आपको खूब सारी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है, उसकी वजह से जो बंजर भूमि है, जैसे जैसलमेर या फिर अन्य जो ऐसे इलाके हैं जहां पे भूमि का कोई ज्यादा यूज नहीं है, वहां पर बंजर जो भूमि है या फिर अनुपयोगी भूमि खूब सस्ते दामों पे एक नॉर्मल रेट पे मिल जाती है। लेकिन जैसे हरियाणा या पंजाब जैसे राज्य हुए जहां पे बहुत ज्यादा यूज है थोड़ी थोड़ी सी भूमि का भी, वहां पे जो भूमि है बहुत ही महंगी और जल्दी से मिलती नहीं है, इसलिए वहां पे भूमि की उपलब्धता इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन राजस्थान में जो भूमि है वो भी अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे जो सूर्य, सौर ऊर्जा से जो सूर्य है वो भी वर्ष में 325 दिन से अधिक दिन आपको दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे आपको जो सौर ऊर्जा के अवसर यहाँ पे इतने ज्यादा क्यों है, यहाँ पे इसलिए ज्यादा है क्योंकि 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन सौर विकिरण यहाँ पे देखने को मिलती है। जो सूर्य की विकिरण यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है प्रतिदिन, 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन आपको इधर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अधिकतम सौर दिवस एक वर्ष में 325 दिन से भी अधिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे बंजर भूमि की खूब उपलब्धता है मरुस्थल के कारण। इसके अलावा 142 गीगावाट जो राजस्थान है, राजस्थान में यदि हम सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखें, सौर ऊर्जा की यदि पोटेंशियल एनर्जी देखें, संभावित क्षमता कितनी, इसकी जो संभावित क्षमता है वो कितनी है, जो संभावित क्षमता है वो है 142 गीगावाट। कितनी है, 142 गीगावाट। ये आपको एकदम एग्जैक्ट याद करनी है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। 142 गीगावाट हमारे यहाँ पे क्या है, सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 142 गीगावाट। अब हम देखते हैं, जैसे अब 142 गीगावाट संभावित क्षमता है, मीन्स हमारे यहाँ पे संभावना है इतनी कि हम इतनी सौर ऊर्जा से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या वास्तव में इतनी ही एनर्जी हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है? तो वास्तव में जितने के संयंत्र स्थापित हो चुके वो है 22,676 मेगावाट। कितनी, इसके मुकाबले संभावित क्षमता के मुकाबले बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सौर ऊर्जा से। वो कितनी है, 22,676 मेगावाट। कितनी, 22,676 मेगावाट हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं सौर ऊर्जा से। क्षमता तो बहुत ज्यादा है, 142 गीगावाट। क्षमता कितनी है, बहुत ज्यादा है, 142 गीगावाट। उसके मुताबिक बहुत कम स्थापित क्षमता है, बहुत कम के संयंत्र हमने स्थापित किए हुए हैं 22,676 मेगावाट के। कितने, 22,676 मेगावाट के, 22,676 मेगावाट के ही संयंत्र अभी स्थापित किए हैं राजस्थान में। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं सौर ऊर्जा। ये दोनों फैक्ट है, ये सभी फैक्ट जो राजस्थान की ज्योग्राफी में भी सीधे सीधे काम आने वाले हैं, तो आपको इनको अच्छे से याद करना है। अब 22,676 जो मेगावाट ये रूफटॉप संयंत्र और ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अतिरिक्त है। जैसे जो छत पे जो सोलर पैनल लगाते हैं या फिर अन्य जो सोलर पैनल लगाते हैं उनके अतिरिक्त है ये 22,676 मेगावाट जो स्थापित क्षमता है। अब जो ये दिसंबर 2024 तक के क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब हमने ये आंकड़े देखे ना, ये फैक्ट देखे हैं, सर्वे में हमें दिसंबर 2024 तक के फैक्ट दिए हुए हैं। इस टाइप से हम सौर ऊर्जा देख रहे हैं। जो सौर ऊर्जा हमने देखी, सौर ऊर्जा में हमने देखा कि हमारे यहाँ पे कितनी क्षमता है, ये फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो सौर ऊर्जा में हमने देखा जो हमारी संभावित क्षमता है वो कितनी है, 142 गीगावाट। कितनी, 142 गीगावाट। और इसमें से हमारी स्थापित क्षमता कितनी है, वो है 22,676
मेगावाट, इतने मेगावाट हम बिजली स्थापित कर चुके, मीन्स इतने के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कब तक? दिसंबर 2024 तक। दिसंबर 2024 तक। ये अच्छे से याद करना है आपको, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में आपको सेम इसमें से क्वेश्चन मिलेगा। अब इसके अलावा भी देखा था कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा की इतनी ज्यादा संभावना क्यों है, तो उसके लिए भी हमने देखा था कि वर्ष में 325 दिन से अधिक यहाँ पर क्या है, सौर विकिरण देखने को मिल जाती है। 6 से 7 किलोवाट प्रति वर्ग मतलब प्रति घंटा वर्ग मीन्स वो सौर विकिरण भी देखने को मिल जाती है। 6 से 7 किलोवाट के मध्य वर्ष में 125 दिन से अधिक आपको यहाँ पे जो सूर्य है वो खिलता दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बंजर भूमि खूब सारी मिल जाएगी। तो इस टाइप से हमने देखा, और जो 142 गीगावाट यहाँ की जो संभावित क्षमता है वो बहुत ज्यादा है सौर ऊर्जा की राजस्थान में। अब हम देखेंगे जो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा है राजस्थान में इसके काफी सारे पार्क लगाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो भड़ला जो जोधपुर है वो सबसे बड़ा पार्क है। कौन सा? जो भड़ला जोधपुर में लगाया गया है वो सबसे बड़ा पार्क है सौर ऊर्जा का। तो इसके तहत 2245 कितनी 2245 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है 4 चरणों में। इसके तहत कितनी 2245 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम 4 चरणों में। अब जो पहला चरण है उसके तहत 65 मेगावाट, और जो RRECL है ना, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो RRECL है उसके द्वारा स्वयं के द्वारा संचालित है। जो पहला चरण है उसके तहत कितनी 65 मेगावाट जो बिजली है वो उत्पादित की जा रही है। दूसरे चरण के तहत कितनी? दूसरे चरण के तहत 680 मेगावाट, और तीसरे चरण के तहत 1000 मेगावाट, और चौथे चरण के तहत 500 मेगावाट। इस टाइप से 2250 मेगावाट इससे 4 चरणों में बिजली उत्पादित की जा रही है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण को देखें तो पहले चरण में कितनी? पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे चरण में 680 मेगावाट। आप लिख के देखोगे तो आपको जरूर ये फैक्ट याद हो जाएंगे। तीसरे चरण में देखो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पहले 65 मेगावाट, फिर 680 मेगावाट, फिर 1000 मेगावाट, और फिर 500 मेगावाट। इसको आपको अलग से याद रखना है चौथे चरण को। बाकी जैसे ये 3 चरण है, पहले चरण में 65 मेगावाट, दूसरे चरण में 680 मेगावाट, तीसरे चरण में 1000 मेगावाट, और चौथे चरण में 500 मेगावाट। इस टाइप से टोटल हो गई 2250 मेगावाट। सबसे ज्यादा भड़ला जोधपुर से 4 चरणों में, ये सबसे बड़ा पार्क है सोलर ऊर्जा का राजस्थान में, सबसे बड़ा पार्क है सोलर ऊर्जा का राजस्थान में। तो 4 चरणों में जो RRECL है ना, जो प्रथम फेज है, इसमें RRECL राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये इससे स्वयं के द्वारा संचालित है, ये इसके द्वारा। लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज है, जो सेकंड फेज है 680 मेगावाट प्रोड्यूस हुई, ये RSDCL राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा उत्पादित की जा रही है। और थर्ड चरण इसमें 1000 मेगावाट ये IL&FS और जो सूरज जो कंपनी है सौर ऊर्जा की उसके द्वारा। और फोर्थ चरण है इसमें 500 मेगावाट जो अडानी रिन्यूएबल है उसके द्वारा उत्पादित की जा रही है। तो इस टाइप से हमने देखा। अब जो प्रथम फेज है वो RRECL द्वारा स्वयं के स्तर पर, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज है वो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये यहाँ भी लिख रही है ना, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत, ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज है ये भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत संचालित है। जो पहला फेज है ये तो RRECL द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज है वो राजस्थान सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत जो सोलर पार्क योजना है उसके तहत संचालित है। अब हम देखते हैं जो सेकंड पार्क है वो कौन सा है। तो फलोदी पोखरण में जो सेकंड पार्क है इसके तहत 750 मेगावाट जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है मेसर्स एशल और ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। अब तीसरा है फतेहगढ़ फेज 1B, इसे फतेहगढ़ फेज 1B लिखते हैं, फतेहगढ़ फेज 1B एक साथ ही लिखे जाता है। और इसके साथ इसके द्वारा 1500 मेगावाट अडानी रिन्यूएबल कंपनी के द्वारा उत्पादित की जा रही है एनर्जी। इसके बाद जैसे नौख जैसलमेर में है, अब नौख जैसलमेर में इसके तहत 925 RSDCL के द्वारा राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है।
इसके अलावा पूगल बीकानेर में, कहां पर, पूगल बीकानेर में 2450 मेगावाट RSDCL के द्वारा 2 चरणों में। देखो सबसे पहले तो हमें ये याद करना है, जो पूगल बीकानेर है ना, पूगल बीकानेर में 3 चरणों में ये जो बिजली है वो प्रोड्यूस की जा रही है, एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। टोटल इसकी क्षमता देखो, टोटल इसकी क्षमता है 2450 मेगावाट। कितनी है? 2450 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। इसको 3 चरणों में इसके तहत बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। पहले और दूसरे चरण में तो 1-1000 मेगावाट, कितनी, 1-1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट तो यही हो गई। अब बची कितनी, 450 मेगावाट। कितनी बची? 450 मेगावाट। तो इसके तहत जो 2450 मेगावाट है ना, ये 3 चरणों में इसके तहत जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी 1-1000 मेगावाट पहले दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में 450 मेगावाट। तो इस टाइप से जो पूगल बीकानेर है, यहाँ पे टोटल जो RSDCL है, राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके द्वारा 2450 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। वो है पहले दूसरे चरण में तो 1-1000 मेगावाट और तीसरे चरण में 450 मेगावाट। अब देखते हैं हम, ये थोड़ा नया है, बोडाना जैसलमेर। जो भी आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी में जो भी फैक्ट नहीं लिख रहा है, आप उसे वहां पे नोट कर सकते हैं। तो बोडाना जैसलमेर में 2000 मेगावाट के जो RSDCL है वो 2000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। इस टाइप से हमने जो सौर ऊर्जा है उसके पार्क देखे, जैसे पहला भड़ला जोधपुर में, यहाँ पर 2450 मेगावाट एनर्जी 4 चरणों में उत्पादित की जा रही थी। दूसरा फलोदी पोखरण, यहाँ पर 750 मेगावाट मेसर्स एशल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। तीसरा है जैसे फतेहगढ़ फेज 1B 1500 मेगावाट अडानी रिन्यूएबल द्वारा। और चौथा है जैसे नौख जैसलमेर, यहाँ पर 950 मेगावाट RSDCL के द्वारा। इसके अलावा पूगल बीकानेर में 2450 मेगावाट, और इसके अतिरिक्त बोडाना जैसलमेर में 2000 मेगावाट किसके द्वारा? RSDCL के द्वारा। इस टाइप से हमने जो राजस्थान में जो सौर ऊर्जा होती है, राजस्थान में जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसके जो पार्क हैं वो हमने देखे, अच्छे से कवर किए हैं। अब इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी ये सारे फैक्ट अच्छे से याद होंगे। तो इस टाइप से अब हम देखते हैं जो सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा जो हमारा टॉपिक है ना, अब इसमें से एक चीज बची है, वो क्या है? सौर ऊर्जा की नीतियां क्या है? जो सौर ऊर्जा क्षेत्र में जो अभी तक जो पॉलिसीज आई है वो कौन कौन सी है? तो सौर ऊर्जा के लिए पहली पॉलिसी 2011 में आई थी, फिर 2014 में आई, फिर 18 दिसंबर 2019 को तीसरी नीति आई, और इसके अलावा जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति है वो आई 2023 में। लेकिन इसके बाद 2024 में नई और अपडेटेड पॉलिसी आ चुके हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड, और इसमें तीनों की बात की गई है, सौर ऊर्जा की भी, पवन ऊर्जा की भी, हाइड्रो ऊर्जा की भी, और अन्य ऊर्जाओं की भी। तो सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए इंपोर्टेंट कौन सी है? जो नई 2024 में जो नई जो सौर ऊर्जा नीति आई है, नई जो सोलर एनर्जी पॉलिसी आई है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके हम एक दो फैक्ट भी देखेंगे, बाकी को तो हमें बस देखना है कि, क्योंकि हमसे कई बार एग्जामिनर सीक्वेंस भी जमवा लेता है कि फर्स्ट स्थान पे कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। तो इनके तो बस हमें नाम देखना है कि पहली कब आई, दूसरी कब आई। तो पहली कब आई, दूसरी कब आई, इस टाइप से पहली 2011 में आई थी, दूसरी 2014 में आई। पहली 2011 में, फिर सेकंड आई 2014 में, फिर थर्ड आई 18 दिसंबर 2019 को। इनके बस हम डेट याद रखें, 2011, 14, 18 दिसंबर 2019। और फिर चौथी राजस्थान जो अक्षय ऊर्जा नीति है 6 अक्टूबर 2023 को आई है। इसके बाद जो 2023 में 3 पॉलिसीज आई थी, एक तो 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, इसके अलावा भी ये भी आई थी 29 सितंबर 2023 को एक तो हाइड्रोजन नीति जारी की गई थी, और एक बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। कौन सी? एक तो हाइड्रोजन नीति और एक बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। तो ये 29 सितंबर 2023 को आई थी। तो 2023 में कौन कौन सी पॉलिसीज आई? एक तो 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, राजस्थान जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई थी। इसके अलावा 29 सितंबर 2023 को और कौन सी नीति आई? वो आई है हाइड्रोजन पॉलिसी और बायोमास वेस्ट टू एनर्जी पॉलिसी। इस टाइप से हमें बस इनके नाम देखने हैं, क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो चुकी है। अब अपडेटेड जो पॉलिसी है, हमें उसके बारे में एक दो फैक्ट भी जानने हैं,
और सबसे ज्यादा एग्जाम में उसी के आने की संभावना रहती है। तो जो अपडेटेड है, जो 2024 में जो पॉलिसी आई है वो है राजस्थान, कौन सी है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। कौन सी है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। ये हमें याद रखनी है क्योंकि ये अपडेटेड है, 2024 में आई है। अब इसमें जो डेट है ना वो सरकार ने कंफर्म नहीं की भाई किस डेट को आई है, लेकिन 2024 में आई थी। इसमें ये बताया है कि ये कब तक जारी रहने वाली है, तो ये 29 मार्च 2029 तक, कब तक, 29 मार्च 2029 तक हमारे ये पॉलिसी है वो चालू रहने वाली है। अब इसमें सरकार ने कुछ टारगेट डिसाइड किए हैं, सरकार ने इसमें कुछ टारगेट डिसाइड किए हैं। वो कौन से टारगेट हैं, वो टारगेट है इसके तहत कि हमें 2030 तक हम क्या करने वाले हैं, 125 गीगावाट, 2030 तक 125 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। कितने, 2030 तक 125 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब उसमें तीनों चीजें आ जाएंगी, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी और हाइब्रिड ऊर्जा भी। अब इसके तहत 90 गीगावाट तो हम सौर ऊर्जा से पैदा करेंगे। कितनी, 90 गीगावाट तो हम सौर ऊर्जा से पैदा करने वाले हैं। 90 गीगावाट तो सौर ऊर्जा से पैदा करने वाले हैं, 90 गीगावाट। इसके अलावा 25 गीगावाट हम पवन ऊर्जा से, किससे, पवन ऊर्जा, विंड और हाइब्रिड से पैदा करेंगे। किससे, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा से, पवन व हाइब्रिड ऊर्जा से पैदा करने वाले हैं, पवन और हाइब्रिड ऊर्जा से करने वाले हैं। इसके अलावा जो 10 गीगावाट है, हम जो हमारी जो हाइड्रो एनर्जी है प्लस अन्य से करने वाले हैं 10 गीगावाट। तो टोटल जैसे हमारी जो ये वाली पॉलिसी याद करनी है अच्छे से, जो इंटीग्रेटेड जो क्लीन एनर्जी पॉलिसी है, एकीकृत जो स्वच्छ ऊर्जा नीति, ये 2024 में आई और 29 मार्च 2029 तक लागू रहने वाली है। और इसमें सरकार ने टारगेट रखा कि 2030 तक हमें 125 गीगावाट, कितनी, 125 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसके तहत 125 गीगावाट में से सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, सबसे ज्यादा पार्ट है सोलर एनर्जी का। किसका है स्टूडेंट्स, सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा पार्ट है। किसका, सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा पार्ट है इसमें। और जो सोलर एनर्जी का 90 गीगावाट, इसके बाद 90 गीगावाट के बाद जो 25 गीगावाट है वो है विंड और हाइब्रिड एनर्जी से। किससे, विंड और हाइब्रिड एनर्जी से पैदा करेंगे। और जो विंड और हाइब्रिड एनर्जी के अलावा 10 गीगावाट हम पैदा करने वाले हैं हाइड्रो और अन्य से। हाइड्रो और अन्य से जो एनर्जी के जो क्षेत्र है उनसे पैदा करेंगे। तो इस टाइप से जो हमने जो सौर ऊर्जा तक आज के चैप्टर को कंप्लीट किया है, अब हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो कल की क्लास में करेंगे ऊर्जा का। और इसको जो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है इसको भी रिवाइज करेंगे। तो इस टाइप से आपका जो ये एनर्जी वाला चैप्टर है वो बहुत अच्छे से 2 क्लासेज में कवर हो जाएगा। और आपको इसको अच्छे से देखना है, कॉपी में नोट करना है और इसको पूरी तरह यूज करना है। और राजस्थान ज्योग्राफी में भी इससे अपडेट करना है, क्योंकि आपको इसमें से 100% क्वेश्चंस मिलेंगे आने वाले एग्जाम्स में भी, सेकंड ग्रेड के लिए भी और राजस्थान के बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी। राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप से, और करंट में भी ये काम आता है, करंट में से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से, क्योंकि इसमें बजट है वो भी इंक्लूड है राजस्थान का। तो इस टाइप से आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे क्लासेज के। थैंक यू सो मच।